नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं भारत की संसद में 3 नए कानून बने हैं। नए कानून क्या बने हैं? ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों के समय में भारत 3 प्रकार की संहिताओं से भारत की न्याय व्यवस्था चल रही थी, भारत के सारे क्रिमिनल प्रोसेसेस चल रहे थे, लोगों के अधिकार चल रहे थे, वह सारे के सारे बड़े व्यापक परिवर्तन किए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सामंती विचारधारा की जो धाराएं थी, क्योंकि अंग्रेज हम पे शासन करता था इसलिए वो दंड संहिता की बात करता था, अंग्रेज हम पे शासन करता था इसलिए वो क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐसे बहुत से अमेंडमेंट थे जिनकी आवश्यकता आजादी के इतने सालों बाद लोगों को लगा कि अब भारत के लोगों को नहीं है, क्योंकि अब भारत में कोई उपनिवेशक आकर के यहाँ पर राज नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा ही भारत की सरकार को चलाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में 3 बिल पर अपने संशोधन रखे और उस प्रस्ताव को पारित कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों बिल लोकसभा और राज्यसभा में इसी शीतकालीन सत्र में पारित हो गए, जिसका सिर्फ इंतजार है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ये 3 नए कानून भारत के लोगों को मिल जाएगा। अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहाँ पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। इस 3 नए कानून में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस 3 नए कानून में क्या कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं या घटाए गए हैं, इसका देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह भी बताने जाते हैं। अगर हम ठीक से बात करें तो इस 3 नए कानून में भारत सरकार ने जो बड़े परिवर्तन किए हैं उसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन है आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित करना। भारत सरकार ने आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित किया है। पूर्व के कानूनों में इस प्रकार की कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं थी कि जिससे यह तय हो कि यही कृत्य आतंकवादी कृत्य कहलाता है। और इस तरह अगर हम बात करें तो आतंकवादियों को लेकर के इसमें जो उल्लेख किया गया है वह सीधे उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अलगाववादी विचारधारा को बढ़ाता है, उसको उकसावा देता है, साथ में अलगाववादी भाषा के साथ साथ अगर वह भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता को लेकर के ऐसी गतिविधियां करता है या किसी वर्ग विशेष को डराने का काम, उनकी हत्या करने का काम करता है, चाहे वह देश में करता हो चाहे वह विदेश में करता हो, उसके लिए सजाए मौत तय कर दी है। जी हाँ, देश की संसद में सजाए मौत तय कर दिया गया है अब आतंकवादियों के लिए, और इससे कम पर इस देश की संसद ने विश्वास नहीं किया। इसके बाद मॉब लिंचिंग, जिसको लेकर के अक्सर मोदी सरकार घेरे में आई। आपको बताएं 2014 के बाद ही सहिष्णुता, असहिष्णुता और मॉब लिंचिंग जैसे सब इस देश के विरोधी दलों से लेकर के सत्ता पक्ष ने बहुत व्यापक चर्चा करी, काफी डिबेट्स हुई और बहुत सी ऐसे विमर्श खड़े हुए जिसमें कहा जाने लगा कि मॉब लिंचिंग एक बड़ा अधिकार है। फिलहाल मॉब लिंचिंग को लेकर के इससे पहले जो धाराएं थी उसी में इसको इंक्लूड करते थे, लेकिन स्पेसिफिक मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई भी भारत में कानून नहीं था, जिसको लेकर के सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर के कड़े कानून बनाए हैं और उसकी सजा भी बड़ी ही कड़ी रखी है। उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग में मौत तक की सजा है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी जात, समुदाय, नस्ल और भेद के आधार पर अगर हमले करता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कड़े नियम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिर बात आती है कि इस देश में अभी तक छोटी न्यायालय से लेकर के बड़े न्यायालयों तक की अगर हम बात करें तो वहां की स्थिति यह थी कि जब भी कोई फैसले की सुनवाई होती थी और सुनवाई पूरी हो जाती थी तो उस फैसले के जो परिणाम होते थे, यानी फैसला देने का काम जो जिला न्यायालय से लेकर के निचली अदालत से लेकर के ऊपर तक होता था, वह काफी लंबा समय लेते थे। स्थिति तो यह आ जाती थी कि बहुत से मामलों में 3-3, 4-4 वर्ष तक फैसले नहीं दिए जाते थे, बल्कि सुनवाई पूरी हो जाती थी। इस नए कानून के अंतर्गत यह प्रतिबंधित किया गया है कि अगर सुनवाई पूरी हो जाती है, ट्रायल पूरा हो जाता है, तो आपको 30 से 45 दिनों के अंदर निर्णय यानी फैसला सुनाना ही होगा कोर्ट को। इसके अलावा पहली बार एक ऐसा संशोधन किया गया है जिसके अंतर्गत 280 दिनों के अंदर आपको किसी भी अपराध की जो ट्रायल चल रहे हैं उनका फैसला देना अनिवार्य है। जहां 90 दिन को
समय सीमा दी गई है चार्जशीट देने के लिए, वहीं 90 दिन कोर्ट के जज के आदेश पर बढ़ाए जा सकते हैं, फिर से विवेचना हो सकती है और 60 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करके 20 से 25 दिन के अंदर किसी भी उस फैसले की अंतिम परिणाम देने होंगे। अगर हम बात करें तो इस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है। अगर देखा जाए तो इस न्याय व्यवस्था में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। पहली बार साक्ष्य अधिनियम के आधार पर वो अमेंडमेंट लाए गए हैं जो भारत में काफी दिक्कतें आती थी, क्योंकि जब ये कानून साक्ष्य अधिनियम बना था 1973 के बाद अगर हम बात करें तो ये साक्ष्य अधिनियम जो था एविडेंस एक्ट, इसको लेकर के जब बात हुई तो आपको बताएं कि इस एविडेंस एक्ट को लेकर के इसमें जो संशोधन किए गए, इसमें पहले 167 धाराएं थी, अब इसको 170 धाराओं से जोड़ दिया गया। साथ ही यह भी कह दिया गया कि अब कोई भी क्रिमिनल प्रोसेस, अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या कोई हत्या होती है, कोई अपराध होता है, तो वहां पर साइबर क्राइम और साइबर की पूरी टीम जाएगी और तकनीकी रूप से उसकी समीक्षा करेगी। एक और बड़ा परिणाम किया गया जिसके अंतर्गत संगठित अपराध की भी परिभाषा तय कर दी गई। संगठित अपराध के अंतर्गत यह कहा गया लूट, डकैती, हत्या, जबरन कब्जा करना, मकान, जमीन, साथ में पैसे लूटना जैसी जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों की भी परिभाषा तय कर दी गई, उसके लिए भी धाराएं तय कर दी गई। अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो पहले 482 धाराएं होती थी, आज इसको घटाकर के इन्होंने 533 धाराएं होती थी, इसको घटा के इन्होंने 356 धाराओं में परिवर्तित कर दिया। वहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा में जिसमें 482 धाराएं थी, उसको इन्होंने बढ़ा करके 533 धाराओं में कर दिया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जहां पर इन्होंने बहुत से कानून को ड्रॉप कर दिया जो किसी काम के नहीं थे, वहीं नई धाराएं और नई परिभाषा के साथ कानूनों को गढ़ने का काम किया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के माध्यम से भारत के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की चर्चा हो रही है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज यह है कि सामुदायिक सेवा को एक सजा के रूप में परिभाषित किया गया है। सामुदायिक सेवा को हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जब कभी छोटे मोटे अपराध में लोग पकड़े जाते हैं तो स्थिति यह होती है कि उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जैसे उन्हें आपस में कहा सुनी हो गई तो जेल भेज दिया गया, जैसे कोई जुआ खेल रहा है उसको जेल भेज दिया गया, किसी को किसी ने गाली दे दी तो उसको जेल भेज दिया गया, टीटी ने उसको पकड़ लिया और बिना टिकट के वो जा रहा था तो उसको जेल भेज दिया गया। अब इस प्रकार के छोटे मोटे कृत्यों को उन्होंने सामुदायिक सेवा क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया और उसमें यह कहा कि अगर कोई इस प्रकार पकड़ा जाता है ऐसी गतिविधियों में तो वो जेल नहीं जाएगा, उसको कुल मिलाकर के ना ही तो कोई पारिश्रमिक उससे लिया जाएगा, उन्होंने सीधे कहा कि उनसे सामुदायिक सेवा के काम कराए जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया तो उसकी सजा वो तब समाप्त होगी जब वो 5 पेड़ लगा देगा और उनको बड़ा कर देगा, तब तक वो उस सजा का भागीदार रहेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, निगरानी होती रहेगी कि उसने 5 पेड़ लगाए या नहीं लगाए, या किसी स्कूल में सफाई का काम उसको दे दिया जाएगा, या किसी को ब्लड डोनेशन के लिए बोल दिया जाएगा। ऐसे ही सामुदायिक क्षेत्र में जो भी काम होते हैं उस काम को करने के लिए उसको सामुदायिक सेवा के नाम पर एक एक्ट बनाया गया है। और छोटे मोटे आप देखते होंगे कि जो जेलें हैं वो ठसाठस भरी हुई हैं, और वह भी अगर देखा जाए तो क्रिमिनल एक्ट में जो दर्ज है मुकदमे पूरे देश में वो लगभग 3 करोड़ 33 लाख दर्ज हैं, और वहीं पर पूरे ओवरऑल अगर देश की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा मुकदमे आज पूरे देश में फौजदारी से और सिविल मिला करके हैं। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अभी तक हम देखते थे कि दीवानी के मुकदमे 60-60 साल चले जाते हैं, यानी एक आदमी की आयु के बराबर लड़े जाते हैं। इस सारी चीजों को देखते हुए इस प्रावधान में ऐसे ऐसे कुछ नियमों में परिवर्तन किए गए हैं जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। यह कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, यह एक बड़ा काम था जिसकी डिमांड बहुत दिनों से की जाती थी। अक्सर ये सुनने में आता था कि इस देश के अंदर जो अंग्रेजों के बनाए कानून हैं, चाहे वो 1872 के कानून हो, चाहे वो 1860 के कानून हो, चाहे वो साक्ष्य अधिनियम हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, इंडियन पैनल कोड हो, इन तीनों में ये बड़े परिवर्तन के सुधार की मांग 1970 से ही होने लगी थी। या यूं कहें देश की आजादी के बाद जब संविधान सभा बन गई उसके बाद भी बहुत से लोग ये कहते थे कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो क्रिमिनल प्रोसीजर दिए गए, क्रिमिनल प्रोसेसिंग
एक्ट दिए गए हैं, साथ ही इंडियन पैनल कोड एक्ट दिए गए हैं, इनमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जब ये एक्ट बनाए गए थे तो ये 1857 की आजादी के बाद जो आंदोलन हुआ था उस बड़े संग्राम के बाद बनाए गए थे, और अंग्रेज पूरे तरह से हमें नकेल कसना चाहते थे। इसलिए इसमें ऐसे कोई कानून नहीं थे जो हमें रिलीफ देते हो, और जब अंग्रेज भारत में नहीं है तो उनके कानून भारत में क्यों होने चाहिए। इसी को लेकर के बड़ी डिमांड बहुत दिनों से होती रही है। भारत सरकार ने जो 3 कानून लेकर के आए, इसको उनमें यही परिवर्तन किया गया। एक और बड़ा परिवर्तन इन्होंने किया जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया कि अब देशद्रोह का कानून होगा, ना कि राजद्रोह का। आपसे बताएं, सेडिशन एक्ट 124A के अंतर्गत पहले राजद्रोह कानून हुआ करता था, अब देशद्रोह कानून हुआ है और उसकी परिभाषा भी बना दी गई है। अगर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर के किसी भी प्रकार के बयान दिए जाते हैं या देश के लोगों को गुमराह किया जाता है और देश के खिलाफ भड़काया जाता है, इसके साथ ही अगर नकली नोट और नकली करेंसी को लेकर के या मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं तो वह भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। देशद्रोह को लेकर के सरकार बहुत सख्त है और बड़े कड़े नियम उसने बनाए हैं, लेकिन वहीं पर वो ये कहते हैं कि अगर मोदी सरकार का आप विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हैं, मोदी को बुरा भला कहते हैं, बीजेपी को बुरा भला कहते हैं, केंद्र सरकार के सिस्टम को बुरा भला कहते हैं, तो वो देशद्रोह कानून में नहीं आएगा। यानी जो पहले राजद्रोह था, राजद्रोह में देशद्रोह की विश्लेषण नहीं था, ना ही उसकी परिभाषा थी। राजद्रोह कानून जो 124A था, उसके अंतर्गत यह था कि अगर आप राज्य के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो वो आपको राजद्रोह का कानून लगेगा। इसी के अंतर्गत बहुत से लोगों को और अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को, एक सत्ता दूसरी सत्ता विपक्ष के लोगों को डालती है, और जब विपक्ष सत्ता में आती है तो वो फिर अपने पुरानी सत्ता में रहे हुए लोगों को अंदर करती है, और वो भी बिना किसी एविडेंस के, और वो छूट कर भी चले आते हैं। राजद्रोह का मतलब सीधा है कि आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो देशद्रोह का कानून है उसमें अव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखा गया, और ये कहा गया कि आप किसी भी माध्यम से सरकार की आलोचना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकार या सरकार के सिस्टम की आलोचना करते हैं और उसको लेकर के अगर कोई भी अलगाववादी स्थिति नहीं पैदा होती है, या यूं कहें अगर देश को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ना उसको आर्थिक खतरा है, ना उसको सामाजिक खतरा है, ना उसको गृहयुद्ध का खतरा है, तो भी आपको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक नया विकल्प जोड़ा गया। आर्थिक अपराध हो, चाहे वह सामाजिक अपराध हो, चाहे वह आतंकवादी गतिविधि हो, पहली बार इस देश के कानून में यह जोड़ा गया कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप तय होता है और अगर वो विदेश भाग जाता है तो भी उसकी सुनवाई पूरी की जाएगी, वो रहे या ना रहे, और उस पर जो दोष सजा होगा वह निर्णय दिया जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर के सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, और आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त लोगों को सजाए मौत ही मिलेगी, उससे कम पे बात नहीं होगी। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की जो इन्होंने बनाया है, जिसमें इन्होंने 356 इन्होंने धाराएं दी हैं, अगर हम बात करें तो इनमें सबसे अधिक प्रमुखता से अगर बड़े कानूनों को जोड़ने का काम और कई धाराओं को तोड़ने का काम इन्होंने किया, और उसके अंतर्गत इन्होंने जो नए कानून जोड़े उससे महिला और बाल अपराध को लेकर के और भी कड़े नियम इन्होंने बना दिए। आपको बताएं कि महिला और बाल अपराध को लेकर के सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं। 41 धाराएं तो ऐसी हैं जिसमें अपराध की सजाओं को और कड़ा कर दिया गया है, वहीं पर 21 धाराएं ऐसी हैं जिसके अंतर्गत कुछ नए और कड़े प्रावधान किए गए हैं महिला और बाल संरक्षण को लेकर के, चाहे वो दुष्कर्म का मामला हो, चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हनन करने का मामला हो। कड़े से कड़े नियम इन 3 कानूनों के माध्यम से बनाए गए हैं। देखना यह है कि जिस तरह सरकार ने कहा है कि समयबद्ध तरीके से हम लोगों को न्याय देंगे, चाहे वो फौजदारी का मामला हो, सिविल का मामला हो, इसके अलावा आतंकवाद, देशद्रोह जैसे कानूनों में बड़ा परिवर्तन करना, मॉब लिंचिंग को लेकर के परिभाषा देना, और इसके साथ साथ संगठित अपराध को लेकर भी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर परिभाषा रेखांकित कर दी है, जो पहले के कानूनों में स्पष्टता नहीं थी, जिसका फायदा उठा करके ऐसे अपराधी भाग निकलते थे। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इन 3 आपराधिक कानूनों पर सरकार ने बहुत सोच समझ करके और लगभग 4 साल के विधि आयोग द्वारा जो रिकमेंडेशन की गई थी, संस्तुति की गई थी, इसके अलावा अगर मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र में जो
संसद भवन था, उसकी जो सेलेक्ट कमेटी थी उसके पास भी ये गया और वहां पर जब इसका सीधे अध्ययन किया गया, उसकी अनुमति के बाद ही सदन के अंदर ये लाया गया। ये कोई 1 या 2 दिन का प्रकरण नहीं था, या 1-2 दिन के अंदर ये न्याय संहिताएं नहीं लाई गई। इसको लेकर के बड़े लंबे समय से बातचीत हो रही थी और विधि आयोग तो ये 2017 से ही इस पे काम कर रहा था। उसकी अधिकतर संस्तुतियों को लागू कर दिया गया और ऐसे अपराधों में लोगों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से उनको पनिश करने की बात करी गई, जिन अपराधों को लेकर के जेल भर जाते हैं और दिक्कतें भारत सरकार के पास ज्यादा आती हैं और जो बड़े अपराध नहीं है। जी हाँ, इसी तरह जो न्यायिक कानूनों में जो परिवर्तन किया गया है, कहीं ना कहीं ये भारत के भविष्य और उसकी दिशा को बदल सकते हैं। वहीं पर कुछ लोग इसकी व्यापक पैमाने पर आलोचना भी कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि इसमें कुछ नया नहीं किया गया है। फिलहाल ये वाद विवाद चलते रहेंगे। हमें लगा कि हम आपको जो भारत सरकार ने जो 3 नए कानून यानी कि पुराने कानूनों में जो परिवर्तन किया है उसके बारे में आप तक पूरी जानकारी रखने का प्रयास किया गया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। ऐसे ही बहुत से समसामयिक विषयों पर हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं शिव द्विवेदी, आपकी खबर। धन्यवाद।